Good evening, all of you. Namaste. Annyeonghaseyo. ऐसे Myself Ashutosh Kumar Pandey, PhD स्कॉलर योनसेई यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी पॉडकास्ट के लिए आया हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं डॉक्टर शाइन, जो कि अभी SKKU में एज अ PDF वर्क कर रही हैं। और SKKU मैं बता दूँ यहाँ से लगभग 200 से 250 किलोमीटर है। और मैम ने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, हमें हमारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। और ये बहुत ही एक अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैम हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स हिचकिचाते हैं अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए। लेकिन मैं जैसे आपका देख पा रहा हूँ कि आपने BTech एक अलग स्टेट से करा है, MTech अलग स्टेट से करा है, और PhD आपकी अलग स्टेट से है, और PDF आपकी कंट्री ही बदल दी आपने। मतलब जैसे BTech आपने राजस्थान, तमिलनाडु, DTU और कोरिया, तो मतलब आपने तो पूरा भारत देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा ही कवर कर रखा है। तो थैंक यू मैम फॉर प्रोवाइडिंग अस योर टाइम, एंड आई स्पेशली जैसे कि इस समय इंडियन गवर्नमेंट और सभी लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करना चाह रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं उसे। तो आज हम भी उसी एक टॉपिक को कवर करना चाहते हैं कि मतलब कैसे हम अप्रोच करें, मतलब बच्चे यहाँ आने के लिए कैसे उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। और जैसे कि जब वो एप्लीकेशन करते हैं तो उनको किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर किस तरीके से वो अपना एप्लीकेशन करें। यस तो इन सब टॉपिक्स पे हम लोग आज कवर करेंगे। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू, लाइक आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब जिससे कि हमें क्लियर हो सके कि मतलब क्यों आपने इतने स्टेट्स चेंज करे, और किस तरीके से आप इंडिया से कोरिया का सफ़र कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते एंड थैंक यू आशुतोष फॉर अगेन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी और मुझे यहाँ समय देने के लिए। मैं अभी करेंटली SKKU में सुकुमकन यूनिवर्सिटी में एज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। और मेरी PhD हुई है, जैसे आपने मेंशन किया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली से। और उससे पहले मैंने मास्टर्स कंप्लीट की है अपनी बायोमेडिकल में, और BTech भी, जो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी बायोमेडिकल में की है राजस्थान से। पहला क्वेश्चन जो आपने सवाल किया कि मेरा इतना स्टेट वेरिएशन जो है, क्योंकि मेरा इनिशियल आफ्टर क्लास 12 जैसे सभी बच्चों का ड्रीम होता है, या कह सके आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा झुकाव था मतलब मेडिकल की तरफ। बट उस टाइम आई थिंक अराउंड 2007 की बात है, मैंने बायोमेडिकल में एडमिशन लिया। वहाँ पे मुझे ऑब्वियसली एक नई फील्ड के बारे में पता चला और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आगे, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का कॉम्बिनेशन। तो वहाँ से मेरा मेनली इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि बायोमेडिकल के लिए आगे एक्सप्लोरेशन किया। तो मैंने अपनी बैचलर्स जैसे जैसे कंप्लीट की, तभी मेरा झुकाव जो कहते हैं थर्ड ईयर से रिसर्च में आ गया था। तो वहाँ पे मैंने रिसर्च में काफ़ी काम किया, अपने ही जितनी भी अवेलेबल फैसिलिटी, बिकॉज़ आप भी इंडिया से और आपको भी पता होगा कि हम कितनी हर एक दिन छोटी छोटी मुश्किलों को करते हुए, आई थिंक सभी करते हैं, पूरा करते हुए आगे पहुँचते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपके बायोडेटा को देखा कि आपके जो पेरेंट्स हैं नेटिव केरला से, यस आपका बर्थ प्लेस उत्तर प्रदेश हाँ है, जी ठीक है, और आपने बैचलर्स राजस्थान हाँ से जी। किया है, और आपका जो मास्टर्स है वो तमिलनाडु से है, और जो आपकी PhD वो दिल्ली से। अगर देखा जाए तो लैंग्वेज के बेस पे ये चारों ही स्टेट बहुत डाइवर्स हैं। हाँ जी। अगर आप तमिल में जाते हैं, तमिल में तो बहुत कम हिंदी बोली जाती है, तमिलियन को लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। केरल में भी आप मलयालम मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश ठीक है, हिंदी बोली जाती है। तो कैसे आप वहाँ पे, मतलब क्या जो प्रॉब्लम आपने वहाँ पे फेस करी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी फेस करी, क्योंकि ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक कंट्री अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग है। हाँ जी। तो तो अब जैसे मेरे पेरेंट्स लाइक माय ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स कानपुर में थे, तो ड्यू टू ऑब्वियसली उनका जॉब पर्पस था,
और तभी मैं कानपुर में मेरा मतलब मैं जन्म स्थान कानपुर ही मानती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ 12-13 साल कानपुर में बिताए, इसीलिए हम वहाँ पढ़ाई बेसिक स्कूलिंग एलिमेंट्री एजुकेशन वहाँ ही हुई। उसके बाद मैंने जैसे बताया बैचलर्स के लिए मैंने IEEE के थ्रू AIEEE के थ्रू मैं राजस्थान गई। वहाँ पे भी ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही केरल से हैं, सो आई कैन से मैं बाय ब्लड केरलाइट हूँ, बट मैं पली बड़ी नॉर्थ में हूँ, तो पढ़ाई सारी राजस्थान में की, तो वहाँ एज अ लैंग्वेज बैरियर कभी फील नहीं हुआ। फिर जब मैं मास्टर्स करने के लिए तमिलनाडु गई, वहाँ फिर से एक लैंग्वेज हर स्टेट का अपना होता है। जैसे आप तमिलनाडु में गए तो ऑब्वियसली तमिल है, आप वेस्ट की तरफ जाए तो चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम इंग्लिश ही रहा मेरा। हाँ, मैंने जैसे आप थोड़ा सा आप सीख लेते हो चीज़ें, तो ऑब्वियसली मेरा जैसे मदर टंग मलयालम है, तो आई एम यूज टू इट। लेकिन वहाँ पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि बीइंग इन इंडिया में डिफरेंट स्टेट में थी तो सर्वाइवल डिफ़िकल्टी थी। बट अगर हाँ मैं कंपेयर करूँ कोरिया आके, तो वो जो लैंग्वेज बैरियर था वो मुझे सबसे पहले यहाँ फील हुआ कि एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने देश से बाहर हो, अपने लोग से बाहर हो, तो आप इंग्लिश इसीलिए है क्योंकि इंडिया में आप कम्युनिकेशन के लिए आप अपनी भाषा ना भी हो तो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बट यहाँ इट इज़ डिफ़िकल्ट, और आपको भी शायद ये पता होगा। तो कोरिया तक का सफ़र डिफ़िकल्ट तो रहा है और अभी भी है, बट हर लड़ाई की जीत होती है, तो ये भी है। अच्छा, कभी आपके पेरेंट्स ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि आप इतना मतलब आप फीमेल हो और इतना फ्रिक्वेंट आपने स्टेट्स चेंज किए, उसके बाद कंट्री चेंज की, कभी आपके पेरेंट्स ने कोई ऑब्जेक्शन या कुछ? क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है आपका। नहीं, मतलब मैंने एज सच कभी भी फेस नहीं किया, बल्कि बचपन से ही मतलब नॉट गोइंग टू पर्सनल, बट वी आर 3 सिस्टर्स, तो पेरेंट्स का हमेशा से यही रहा है कि आप पढ़े, जैसे सभी का होता है। बट हाँ, क्योंकि मुझे बोला ही गया था कि पढ़ाई के लिए कोई बॉर्डर्स या वो नहीं देखना है आपको, कहाँ पढ़ने जाना है ये आपका है, जिधर भी आपको मोड़ है, क्योंकि वही होता है जीवन में, आपको कहाँ कहाँ मोड़ आती है आप नहीं डिफाइन कर सकते। तो डेफिनेटली इतनी दूर भेजना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट पेरेंट्स का ही रहता है, क्यों आपको वो क्या कहते हैं, मोरल सपोर्ट वही देते हैं कि Important आप जाइए, खुद की लड़ाई है, आपको लड़नी है, तब तक आप पेरेंट्स के अंडर रह के आगे बढ़ेंगे। तो शायद इस बिंदु पे क्या आप हमारे सिस्टर्स जो इंडिया में हैं हाँ उनको जी। कुछ इनकरेज करेंगे? और मैं तो बिल्कुल एनकरेज करना, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से, शायद मेरा कंफर्ट जोन वही एलिमेंट्री स्कूल के बाद ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं घर से तभी बाहर निकली वही बैचलर्स करने। अगर मैं शायद तब ना निकलती तो मैं शायद आज यहाँ ना पहुँच पाती। तो एक कहीं ना कहीं वो जो आप टीनेज होते हो, तो आपके करियर टर्न पॉइंट जो था वो फर्स्ट वही था। और मैं बिल्कुल इनकरेज करना चाहती हूँ कि हमें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वी आर फीमेल, या एक आप महिला हैं तो आपको किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं, आप भी एक ऐसा ही इंसान है जिसको पूरी उतनी ही प्रोवाइड की जाती है चीज़ें, एजुकेशन, जितना एक मेल को भी प्रोवाइड करती है। तो आई थिंक हम एज अ मेल फीमेल ना जाके अगर हम बात भी करें एज अ ह्यूमन, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें आप जितना बेस्ट निकाल सके वही मेरे हिसाब से। और लड़ाई तो सभी की होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। जो जितनी लंबी रेस में उतरता है हाँ उतनी जी, लंबी बिल्कुल। लड़ाई लड़ता है। तो वही थकना है, नहीं है, बस लड़ते रहना है। बिल्कुल। और मतलब मैं ये एक और मतलब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब जैसे कि आपने जो फील्ड चूज़ किया मटेरियल साइंस, सो इसमें मतलब आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और इंडिया में कैसा रहा वर्क कल्चर, और इंडिया में किस तरीके का मतलब आपने मतलब पीएचडी अपने इंडिया में करी है, और पीएचडी इंडिया में हम सब जानते हैं कि एक लंबा टेन्योर होता है, इट्स वेरी कॉमन। तो उतना लंबा समय और वो जो ड्यूरेशन था आपका, ठीक है, यहाँ पे भी आपको आए हुए मतलब लगभग कुछ समय हुआ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंडिया और यहाँ का वर्क एंड वर्क कल्चर एंड पर्सनल लैब इंटरेक्शंस? कहीं ना कहीं जितना भी अभी जैसे मैंने मेंशन किया पीएचडी मेरी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, तो वो जो पीएचडी का ड्यूरेशन था वही कहीं ना कहीं मेरे लिए मेन ग्रोथ पीरियड रहा है, जो जहाँ पे वो जो चेंज ओवर आया आपका सोच में, चीज़ें ना हो के भी आप उन चीज़ों को कैसे, मतलब जब आपके सामने मुश्किलें आती हैं, आप उस मुश्किलों से दो ही चीज़ कर सकते हो, या लड़ाई कर सकते हो या हार के बैठ सकते हो।
मुश्किलें आती हैं उन्हीं मुश्किलों को, क्योंकि रिसर्च होता है वहाँ, प्लस मेरे मतलब मैं अपने आप को सच में एक ब्लेसिंग मानती हूँ। जैसे मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली, वैसे ही मुझे इंडिया में एक अच्छे प्रोफेसर के अंडर मिली। तो काम देखिए हर जगह हर टाइम पे पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने वो जो 3-4 साल वहाँ बिताए जिस लैब से, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा कि कैसे मैं शायद आज यहाँ सर्वाइव, आपने क्वेश्चन पूछा था आपको कोरिया कैसे लगा, एक देश बदल दिया आपने, मैं शायद ये चीज़ वहीं से सीख ली थी कि आपको इतना डाइवर्स हो जाना है कि आप गाड़ी कहीं भी मोड़ सकते हैं, कि ऐसी कंट्री भी जहाँ पे स्टीयरिंग आप अपने हाथ में रखें। बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर आपको वो दिशा सही लग रही है तो आप आगे बढ़े। और पीएचडी शायद ये ज़रूर सिखाता है आपको, वो जो कहते हैं ना आप रिसर्च करते हो, रिसर्च के साथ आपका जो मेंटल ग्रोथ होता है और सेल्फ ग्रोथ, वो बहुत बड़ी चीज़ पीएचडी सिखाती है। यहाँ पे आके क्योंकि मेरा तो बहुत कुछ ही टाइम हुआ है, डेफिनेटली टाइम लगता है नई जगह में सेटल इन करने के लिए। तो अभी मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई है यहाँ पे। आई होप कि मैं 1 साल बाद और कुछ नया डेफिनेटली करके दिखाऊंगी। तो मे भी यहाँ पे चीज़ें हाँ हो सकती हैं, यहाँ पे थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, लोगों को मतलब फैसिलिटीज़ डेफिनेटली वो होंगी, क्योंकि आप जानते हैं हम जिस देश के हैं वहाँ फैसिलिटीज़ के साथ पे उसको कंज्यूम करने के लिए लोग ज़्यादा हैं। ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ के हिसाब से लोग कंज्यूम नहीं कर पाते। इट इज़ जस्ट तो एंड कोरिया जैसे बहुत अच्छे से जाना जाता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत प्रेशर डालता है, मतलब बहुत इनपुट डालता है। यस और वो भी इंडिया मैं बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो वो किसी एक सेगमेंट पे उतना प्रेशर नहीं डाल सकता, उसको सब बैलेंस करना चाहिए। एग्जैक्टली वही मैं कहती हूँ, इवन कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड कोरिया मुझे वो बहुत वो लगता है, क्योंकि वो आप भी नहीं सकते। नहीं हो सकता, आप जोग्राफी वाइज भी नहीं कर सकते, आप पॉपुलेशन वाइज भी नहीं कर सकते। अगर हम क्योंकि अगेन बिंग अ रिसर्चर ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, आप किस लेवल पे कंपेयर कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और मैं तो अभी भी मानती हूँ कि चाहे हमारी कंट्री से जितने भी ब्रेन्स निकलते हैं, वो इतने जो लोग कहते हैं लिमिटेड रिसोर्स सेटिंग है, उसमें भी इतना बेस्ट देते हैं। तो आप सोचिए अगर हमारी रिसोर्स पूरी हो जाएगी तो क्या ही होगा। ये तो है। तो इट इज़ लाइक वी आर स्टिल डेवलपिंग, बट इट इज़ बिकॉज पीपल आर स्टिल लर्निंग। अगर डेवलपिंग टैग हट जाएगा तो शायद ग्रोथ रुक जाएगी। अपना भी नहीं चाहिए, बहुत फ़ायदे हैं वो प्राइवेट बात। तो और एक इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन, मतलब जैसे कि लैब मतलब जैसे कि आप एक फीमेल हाँ हैं जी। और लैब में आपके बहुत सारे मतलब फॉरेनर्स होंगे, मतलब Yes. कोरियंस ज़्यादा होंगे, फीमेल कैंडिडेट्स भी होंगे, तो आपका कैसा इंटरेक्शन है आपके कलीग्स के साथ, या वो कैसे आपको ट्रीट करते, क्या करते हैं? अब जब इसका आंसर भी है तो बहुत क्वेश्चन अगेन मैं कहूँगी इट्स अ वेरी गुड जेन्युइन क्वेश्चन। बट कहीं ना कहीं मैं जिस भी लैब में रही हूँ वहाँ पे शायद मेरे टाइम पे भी मैंने कभी ऐसा फीमेल और मेल रेशियो का वो फील ही नहीं किया। चाहे मैं एक ही फीमेल थी और लैब में मेल ज़्यादा थे, चाहे यहाँ पे भी इट इज़ ऑब्वियसली अ मिक्स फॉरेनर्स, उसमें मेल फीमेल में भी जाओ तो अलग है। बट मेरा पर्सनल ऐसा रहा है कि इट इज़ ऑलवेज मतलब हमेशा कम्युनिकेशन अच्छा बना रहा। प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल तरीके से, पर्सनल हो तो पर्सनल तरीके से। मुझे एज सच अभी तक, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो नॉन इंडियन हो या कोई भी फॉरेनर हो, मुझे अभी तक ऐसा कोई फेस मैंने किया नहीं मुश्किल कि बहुत हाउ अच्छी टू बात। टैकल। और शायद मतलब जो यहाँ आना चाहते हैं वो इन चीज़ों को लेके घबराए नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से कि आप जैसे आप किसी भी चीज़ों में पहले जाते हैं, आप एडमिशन लेते हैं तो आप ये नहीं सोचते ना मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं एडमिशन ही क्यों लूँ। आप ट्राई तो करेंगे ना, जीत तभी हासिल होगी। ट्राई नहीं करेंगे तो फेलियर अगर पहले ही मान के बैठ गया तो आपकी लड़ाई वहीं ख़त्म हो गई। नहीं, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मतलब जैसे एक होता है ना, बहुत स्टार्टिंग में लोग सजेशन देते हाँ हैं, जी। अरे यार वहाँ पे लैंग्वेज सही नहीं है और दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, प्लस मतलब खाना। हाँ, खाना भी बहुत डाइवर्ट। तो मतलब ऐसा रहता नहीं, मतलब एक ओवरव्यू बन जाता है हमारा यहाँ आने से पहले। तो ऐसा कुछ ओवरव्यू आपकी लाइफ मैं बना, या क्योंकि किसी ने मेरा आपने बनाया, या कुछ जैसे सजेस्ट किया आपको यहाँ आने से पहले, और हाँ यहाँ मैंने आकर ये के ज़रूर सुना था कि कोरिया में सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको खाने की बहुत परेशानी होगी, लैंग्वेज की अगेन होगी। बट मेरा पर्सनली अगर मैं देखूँ, क्योंकि मेरा आपने जैसे डाइवर्स बैकग्राउंड देखा ही है, मैं अलग अलग स्टेट में अडॉप्ट कर रही चुकी हूँ, हैं आप। तो मैं मेरा माइंडसेट वैसा हो गया था कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए मुश्किलें नहीं पैदा करती, कि अगर खाना नहीं है तो एडजस्ट करना है आपको चीज़ों के साथ। और शायद कि हाँ आप उनके पूरी तरह तो नहीं कर पाएंगे, बट
आई थिंक दैट इज़ व्हाट हम करते हैं आगे लाइफ में। यहाँ पे लैब में तो ऐसा कुछ फील होता नहीं, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली मतलब मेरी जो लैब जिसमें हूँ मैं, इट इज़ फॉरेनर लाइक इंटरनेशनल ओरिएंटेड, तो मेन लैंग्वेज ही इंग्लिश है तो कम्युनिकेशन का। प्लस हाँ, मुझे अच्छे लोग भी मिल गए यहाँ पे, मैं फिर से कहूँगी ग्रुप भी अच्छा बन गया। तो अभी तक हाँ, जैसे अब लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट मेरे हिसाब से आगे जो भी आना चाहता है कोरिया भी, तो ये माइंडसेट लेके ना आए कि वो देश की भाषा अलग है या खाने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं और इतनी ज़िद रखते हैं कि ये सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं और ये सब बड़े बैरियर्स नहीं होने चाहिए। अब जब आप पीएचडी कर चुके हैं तो अब उसके बाद ये सारे बैरियर्स तो होंगे ही नहीं ना, आपकी लाइफ में होने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना होता है। हाँ, वो तो परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छे हो तो अच्छा रहेगा, बुरा बनाओगे तो बुरा मिलेगा तुम्हें, सीधी सी बात। तो अभी मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रही थी तो किस तरीके से आपने अप्लाई किया, प्रोफेसर को कैसे अप्रोच किया, या फिर अगर मान लीजिए कोई इंडिया से अप्रोच करना चाहता है या आना चाहता है तो क्या स्टेप्स फॉलो करेगा, किस तरीके से उसको? देखिए जैसे ही मेरा एप्लीकेशन, क्योंकि मेरी पीएचडी अभी रिसेंट पैंडमिक में ही कंप्लीट हुई थी दिसंबर में, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैंने डायरेक्ट ही मेल किया था प्रोफेसर से। और क्योंकि लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर होता है, व्हाई नॉट यूरोप या यूएसए। अब एप्लीकेशंस तो वहाँ भी थे, लेकिन मेरा एक ये था कि क्योंकि मैं पर्टिकुलरली जिस लैब में मैं आई हूँ, उनको कहीं ना कहीं मैंने इनके पेपर्स फॉलो अप किए हुए हैं, तो मेरा लिंक वहाँ से, क्योंकि अब जब थर्ड या सेकेंड ईयर है एंड इफ़ यू नो कि आपको पोस्ट डॉक करना है, तो आई थिंक आपको तभी से अपना एक माइंडसेट थोड़ा बना लेना चाहिए और काम उस कि किस डायरेक्शन में और आप किस लैब को प्रेफरेंस दे रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई ना किसी रिसर्चर के पेपर पढ़ते हो, किसी ग्रुप को देखते हो, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ एप्लीकेशन किया। और फिर वही जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, अप्रोच द प्रोफेसर, ही आस्क्ड मी द वेरियस डिटेल्स, फिर उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया। फिर इंटरव्यू के बाद हाँ, मेरा मार्च में हो गया था, बट क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से कंट्री में इसमें आपकी यूनिवर्सिटी का कोई इन्फ्लुएंस, योर पेरेंटल यूनिवर्सिटी का कोई इन्फ्लुएंस या आपके प्रोफेसर का? हाँ जी, बिल्कुल। पेरेंटल यूनिवर्सिटी भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का आई डिड नॉट मीट मैनी पीपल हेयर, बट ग्रोथ, क्योंकि मैंने फिर से बोला, मेरी जो ग्रोथ हुई है मैं उसे इधर पीएचडी पीरियड में हुई है। और यूनिवर्सिटी का भी बहुत एफिलिएशन और इम्पोर्टेंस रही है इसमें। और साथ साथ में सुपरवाइज़र अगेन, और शायद मैं डीटीयू ना आती तो मुझे वो भी नहीं मिलते मेरे से। मतलब आपके प्रोफेसर का इन्फ्लुएंस रहा है आपके कम्प्लीटली। और मैं आज भी नहीं, मैं आगे 10 साल बाद भी बोलूँगी कि अगर आज मैं बन रही हूँ, मेरे विचार ऐसे बन रहे, तो बहुत लोगों का पीछे योगदान रहता है, तो उनको भूलना नहीं चाहिए आप जहाँ भी जाएं। और यहाँ की लाइफस्टाइल आपको कैसे लगती है? मतलब फॉर फीमेल्स, मतलब अगर कोई फीमेल कैंडिडेट यहाँ आती तो सेफ्टी पर्पज से ये देश कितना अच्छा है, या फिर लाइफस्टाइल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑब्वियसली हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। फिर अगेन एक कंपैरिजन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए मुझे अभी तक इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एज ऑफ नाउ, ना मैंने देखा है, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। प्लस द ओनली जो मुझे परेशानी हुई है लैंग्वेज बैरियर की हुई है। आप धीरे धीरे खुद चीज़ें समझ जाओगे, क्योंकि वो कहीं भी होगी, शायद आप फ्रांस जाए आपको वो भी फील हो सकता है। लेकिन एज अ फीमेल एंड अ सेफ्टी पर्पज़ मुझे ऐसा अनसेफ कभी भी नहीं फील हुआ, ना ऑब्वियसली नॉट इनसाइड द लैब, नॉट आउटसाइड द लैब। और मैंने ट्रैवल भी कर लिया है, कुछ पार्ट्स तो ट्रैवल किया ही है मैंने शुरुआत, तो मुझे ऐसा कभी वो अनसेफ नहीं फील हुआ। मतलब जैसे रिसर्च तो ऐसी चीज़ है ना, लेट नाइट भी कभी काम करना पड़ता है, तब आपको रात को आना भी पड़ सकता है, रात को जाना भी पड़ सकता है, तो उसमें कभी आपको डर लगा हो या हिचकिचाहट हुई, अरे यार रात में कोई जाऊँ कि नहीं, ऐसा कुछ कभी? हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं कभी सोच नहीं रही, क्योंकि देखिए आप रिसर्चर हो तो रिसर्चर के लिए दिन और रात नहीं होती। शायद ये मैंने पीएचडी में ही सीखा था कि रात में अगर आप सोए तो आपके सपने रिसर्च के ही होने चाहिए, ऐसा अगेन पीएचडी में माइंडसेट हो गया था। बट यहाँ पे भी, क्योंकि इंडिया में भी लैब्स होती हैं, डे नाइट वर्किंग होती है, तो ऐसा कोई बड़ी परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप कैंपस एरिया में हो, कैंपस के आसपास हो, एंड प्लस
आपकी सराउंडिंग्स मैटर अ लॉट। तो यहाँ पे भी रात को भी निकलो, मतलब देयर इज़ नो टाइम एक्चुअली, चाहे वो सुबह के 5 हो, 3 बज रहे हो रात के, आपको रिसर्च करने जाना है, आप जाओगे। और यहाँ पे आई थिंक इट इज़ मोर कन्वीनियंट, क्योंकि बच्चे आसपास कैंपस के पास रहते हैं और यहाँ सेफ्टी के इशूज़ ज़्यादा भी हैं। और बैक इन इंडिया होता है, कई बच्चे नहीं, जो कि मोस्टली कैंपस में नहीं रहते, तो उन्हें घर से आना होता है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको लैब में, बट हाँ वो भी पॉसिबल है, कई यूनिवर्सिटीज़ में है, हमारे इंडिया में IITs में है, बहुत जगह। तो ओवरनाइट रिसर्च इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, इफ़ यू कंसिडर अबाउट सेफ्टी, तो मुझे लगता है साउथ कोरिया में भी सेफ्टी के इश्यूज़ होंगे, मे बी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। और अच्छा, आपने जब मतलब यहाँ अप्लाई करा तो जो स्कॉलरशिप है आपको जो प्रोफेसर प्रोवाइड करते हैं, वो क्या इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर्ड फेलोशिप है? हाँ, जो मेरा तो क्या वो फेलोशिप इतनी सूटेबल होती है या इतनी एफिशिएंट होती है कि आदमी अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल यहाँ पे एंजॉय कर सके और कुछ सेविंग कर सके? तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस उसको लेकर? हाँ, यहाँ पे जो लाइक मेरे, मतलब मुझे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए भी था क्योंकि कुछ मेरे सीनियर्स भी आ चुके हैं यहाँ, नॉट इन दिस यूनिवर्सिटी बट इन कोरिया, बट नाउ अब वो वापस अपने देश में हैं। हाँ, मतलब इतनी सैलरी एज अ पोस्ट डॉक इनिशियल, उसके लिए मेरे हिसाब से, देखिए आपको जितना अच्छा मिले आपके वो तो उस काबिलियत के हिसाब से, तो पैसा तो ये नहीं होता, बट हाँ कि सर्वाइवल के लिए इट इज़ इनफ। आप सेविंग भी कर सकते हो, अगेन डिपेंड्स कि आप पर्सन भी कर सकते हो कि आप पूरा यूज़ करना चाहते हो कि आप कम में भी खुश हो। तो और एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब आप इंडिया से यहाँ आए तो मतलब उस टाइम में हिचकिचाहट होता है कि आपके साथ कोई नहीं रहता, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये कि लैब से कांटेक्ट रहता है कि लैब में लोग आपको मेल करेंगे, आपको गाइडेंस हाँ देंगे, जी, लेकिन एक होता है ना कि मतलब जब आप यहाँ आते हो तो लैब वाले आपकी बेसिक नीड नहीं आपकी पूरी कर सकते ना, कि मतलब जैसे कि आपको ले जा रहे शॉपिंग यस, करने, यहाँ सब्जी मिलेगी, यहाँ टमाटर मिलेगा, यहाँ आलू मिलेगा, ऐसा नहीं बताएंगे वो आपको जा करके। तो ऐसा कोई हेल्प आपको यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है, जैसे ISR के ग्रुप है, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है, ये मतलब फ्री विल मतलब हेल्प करता है सभी की, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, कोई भी किसी भी तरीके का कोई स्टूडेंट किसी चीज़ में फंसा हुआ हो तो ऐसे हेल्प करता है। तो ऐसा कुछ आपको मिला? जैसे अभी तो आप रिसेंटली ISR के से इंटरेक्ट हुई हैं, आज आपका पहला इंटरव्यू है, तो मतलब इसके पहले कोई पर्सन या फिर कुछ लोग इंडियन कम्युनिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट जिन्होंने आपको सपोर्ट करा हो या हेल्प करी हो आपको जब आप यहाँ आई? हाँ, मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने ऑब्वियसली गूगल पे सर्च किया, मतलब से फेसबुक पे, एंड आई केम टू नो अबाउट दिस ग्रुप। तो मैंने ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं वो जो ट्रैवल इश्यूज़ थे वो मुझे पता इस ग्रुप ज्वाइन करके ही चले थे। अच्छा, तो मुझे ये पता चला कि ये ग्रुप में अपडेट्स आते थे, काफ़ी फ्रीक्वेंट अपडेट्स रहते थे, ट्रैवल बैन है, कौन सा रूट यूज़ करना है, तो प्लस आप बहुत सारे दूसरे रिसर्चर्स के कॉन्टैक्ट में भी आए, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप ने ये रोल बहुत एमिनेंट प्ले किया था बीइंग इन इंडिया, कि मुझे जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थे कि आप कौन से रूट से ट्रैवल करेंगे, जैसे आपको भी पता होगा उस टाइम कि फ़्लाइंग बहुत डिफ़िकल्ट थी 2020 और 21 में अभी भी। तो वो कहीं ना कहीं से हैं। फिर हमारा कुछ कॉमन लोग जिनका सेम टाइम पीरियड में आना था, तो हमने क्लब किया एंड वी बुक टुगेदर, तो वो प्लेटफॉर्म जो मिला वो यहाँ ही से मिला। सेकेंडली यहाँ पे आके, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आपके लैब में एक प्रोफेशन के अलावा कोई ये नहीं बताएगा, बट मैं टच वुड लकी रही हूँ कि मुझे ये तक बताया गया कि आपको सब्जियाँ यहाँ से सब्ज़ी खरीदनी है और यहाँ से नहीं खरीदनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत ऐसे उसमें पहुँची थी कि मुझे, मैं कह रही हूँ ना कि सब मेरे लिए रखा हुआ था, हाँ, तो मैंने वो फेस नहीं किया अभी तक, कि मुझे ये भी बताया गया है कि मैं फर्स्ट डे आते ही मैंने सबसे पहले यही किया था, कि मुझे यहाँ तक बताया गया इवन दैट डिटेल कि आपने ये वाली सबवे या ये बस लेनी है, यहाँ पे ये सही मिलता है, यहाँ पे ये सही नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरे को वो जो मैंने देखा है लोगों की सफरिंग, सुना है, बेसिकली देखा नहीं है, काफ़ी स्ट्रगलिंग काफ़ी होता है। हाँ, जो शायद पहले आया, कोई आसपास नहीं हूँ, बट मेरे आसपास क्योंकि मेरे लैब में इंडियंस हैं, तो यस दे वर द वंस हु हेल्प मी आउट, प्लस इट्स अ फॉरेनर लैब, तो आई गॉट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। तो कहीं ना कहीं, और आप बना लेते हो दोस्त,
साथ में, तो साथी वही बन गया कि मुझे पता चला कि हाँ क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं। तो इट हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ इमोशंस, क्योंकि एकदम से आप घर छोड़ के आते हो, देश छोड़ के आते हो, और आपको अपने ही लोग ना दिखे तो भी एक माइंडसेट चेंज होता है। हाँ, बट मुझे काइंड ऑफ मैं अपने आप को ब्लेसिंग मानती हूँ ये कि ये नहीं फील हुआ अभी तक। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो परेशानियाँ अभी तक मैंने नहीं फेस की, जो मैं लोगों से सुनती हूँ, लोगों का एक्सपीरियंस कि वो अकेले 6 महीने रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करती है। वो बहुत वही मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब और बहुत ज़रूरी भी है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। हाँ, फिजिकली आदमी तो कभी भी मतलब हेल्थ है तो अप एंड डाउन होता है, लेकिन मेंटली अगर अप एंड डाउन हो रहे हैं तो वो हेल्थ से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन Exactly. कॉज करता है आपके करियर में। कहीं पे भी आप जाए आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है, स्पेशली अब अपने देश से बाहर है तो आपको खुद में भी इतना स्ट्रांग होना होता है, प्लस वो मेंटल हेल्थ बैलेंस है तो आप सब। और अगर आप इम्बैलेंस हो गए तो आप बिल्कुल। अकेले नहीं हो, आपके घर वाले ज़्यादा होंगे, है ना, तो हाँ जी। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। Yes. तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप काफ़ी अच्छा मतलब आपका एक्सपीरियंस है। और आप कुछ मतलब गाइडेंस या कुछ सजेशन देना चाहिए, मतलब जो अपकमिंग फ्यूचर है इंडिया से कोरिया आना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स या उनको मतलब। मेरा पर्सनल देखिए, मैं गाइडेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैंने अभी तक वहाँ तक मैं अपने आप को नहीं मानती कि मैं अभी गाइड करूँ, बट कहीं ना कहीं सजेस्ट मैं एडवाइस ज़रूर दे सकती हूँ कि जैसे कोशिश तो करती रहनी चाहिए, क्योंकि आज ये परेशानी है आने की, नई जगह रहने की, कल कोई और होगी। बट अगर हाँ कि अगर मेरे हिसाब से मैं अपनी हर एक छोटी छोटी लड़ाई, छोटी छोटी जीत को भी बहुत खुशी से लेती हूँ। अगर हार भी है तो उसको कैसे वो करना है, तो अपने आप को इन चीज़ों से ना रोकना नहीं चाहिए कि वो देश अलग है, यहाँ पे लोग अलग मिलेंगे या कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब सोचेंगे तो हम शायद आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, अपने माइंड में ही एक हमारा वो ब्लॉक आ जाएगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने पहले अगेन मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशंस करते रहना चाहिए, आप ग्लोबल एक्सपोजर ले, जब तक वही होता है ना, आप अगर आप दिन देख लेते हो तभी आपको रात की इम्पोर्टेंस पता चलती है, और शायद बाहर आएंगे तभी आपको अपने देश की भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता चलेगी। चाहे आप देश का प्यार जो है वो असली शायद निकल के आएगा, बट आपको एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए, ये मेरा एज अ रिसर्चर ऑल्सो। अभी हमारे सामने डॉक्टर साइन है, मतलब एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है आप में, मतलब काफ़ी डाइवर्स रहा है आपका एक्सपीरियंस और आप यहाँ तक पहुँचे। और एक और लेडी है कोरिया में जो इंडिया को लीड कर रही है और अपनी एम्बेसडर, सो श्री सुप्रिया रंगनाथन, मतलब वो भी एक खुद में मतलब देखें कि वो भी एक लेडी है और कंट्री को लीड कर रही है, मतलब एम्बेसडर, मतलब इंडियन एम्बेसडर हैं। तो वुमेन्स को आगे आना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारा इंडियन कल्चर है, पहले वुमेन्स ही आगे आती थी। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा को मतलब मोस्ट पावरफुल लेडी माना जा रहा है, मतलब शिव जी को भी उनके पैरों के नीचे आना पड़ा उनको रोकने के लिए जब उन्होंने काली अवतार लिया। तो अपनी पोटेंशियल को समझिए और निकल के बाहर आइए। कंट्री नीड्स यू एंड आवर सोसाइटी आल्सो नीड्स यू। I think same I will take the female is always ready to fight, and she has been fighting. I don't want to go in that direction because situations ऐसे हैं, अगर फाइट नहीं किया तो आज अब वुमेन एम्पावरमेंट की बातें नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कह रही हूँ कि हम उस डायरेक्शन में जाएंगे तो इट वुड बी अनदर बिग डिबेट, तो हमें उधर नहीं जाना है। बट येस, डेफिनेटली लड़ाई सबको लड़नी है अपनी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं फिर से कह रही हूँ। और एज अ पर्सन आप देखिए, बीइंग कमिंग टू कोरिया या गोइंग टू यूएसए और गोइंग टू यूरोप, एनी कंट्री, इट शुड नॉट कि हाँ मैंने बहुत बड़ा अचीव कर लिया। मेरा ये मानना है पर्सनल, आप अपने को कल से बेहतर बनाएं, फिर आप अपने सराउंडिंग को बेहतर बनाएं, पहले खुद को बेहतर। हाँ बिल्कुल, फिर तो सराउंडिंग खुद को खुद अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू It was a nice talk. सेम हेयर, Thank you very much. थैंक यू।